नमस्कार साथियों। इससे पहले हमने पवार वंश की 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसके बारे में एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि परमार वंश या पवार वंश जो 888 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जिसका संस्थापक कनकपाल होता है, जो धार नगरी गुजरात से आता है और भानु प्रताप की बेटी से विवाह कर चांदपुरगढ़ किले से अपने राज्य का प्रारंभ करता है। फिर हम देखते हैं तो हमने ये भी देखे थे इनके स्रोत कहाँ से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमने पढ़ा था 24वें नंबर के राजा सोनपाल के बारे में। हमने ये देखा था कि सोनपाल वह राजा था जिसने अपनी राजधानी भीलंग घाटी में स्थापित की थी और इसके बाद इसमें वहाँ जिन्होंने वंश चलाया वो सोनवंशी राजा कहलाए थे। फिर हमने देखा लखनदेव के बारे में हम देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि उसने लखनदेव या लक्षणदेव जो था उसने स्वयं की तांबे की मुद्राएं चलाई हुई थी। फिर हमने पढ़ा अनंतपाल के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यदि हम देखें तो हमने ये पढ़ा कि अनंतपाल द्वितीय जो था उसके धारशिल शिलालेख प्राप्त हुआ मंदाकिनी घाटी चमोली, यानी कि जो वर्तमान में रुद्रप्रयाग में है। फिर हमने देखा जगतपाल के बारे में। जगतपाल जो था उसने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में एक ताम्रपत्र दान किया हुआ था। फिर आगे को यदि हम देखें तो हमने देखा 35वां राजा जीतपाल और 36वां राजा आनंदपाल द्वितीय हुआ था और 36 राजाओं तक के काल को पवार वंश में अंधकार युग कहा गया था। उसके बाद जो दूसरी वीडियो हमने देखी हुई थी, अपलोड की है, उसमें हमने पढ़ा किसके बारे में, अजयपाल में, जो 37वें नंबर का राजा होता है और पूरे गढ़वाल क्षेत्र के 52 गढ़ों को जीतकर अपने राज्य की स्थापना करता है। उसी में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वह 52 गढ़ों को जीतता है और कप्पू चौहान के साथ उसके युद्ध की कहानी, किस प्रकार वीरता से कप्पू चौहान अजयपाल के साथ लड़ता है। इस पूरी स्टोरी को हमने उसमें देखा था। और साथ ही महत्वपूर्ण देखें तो हमने ये देखा कि सरोला ब्राह्मणों की प्रथा क्या थी और उसको अजयपाल ने प्रारंभ किया था। और धूली पाथा प्रथा या धर्म पाथा जो था वो अजयपाल ने चलाया था। इसके बारे में हमने देखा। साथ ही हमने ये भी देखा कि अजयपाल ने अपनी राजधानी 1512 में देवलगढ़ में स्थानांतरित की और उसके बाद 1517 में श्रीनगर में। उसके बाद के जो राजा थे उन सब की राजधानी जो रहती है श्रीनगर ही रहती है। फिर हमने देखा कि कल्याण शाह जो कि अजयपाल का पुत्र था वो राजा बनता है और अपने नाम के आगे शाह शब्द जोड़ता है, परंतु उपाधि के रूप में देखें तो यह बलभद्र शाह ने प्रारंभ की थी। उसके बाद हमने 41वें नंबर का राजा विजयपाल पढ़ा, जिसने दापा यानी कि तिब्बत पर आक्रमण किया था, यानी कि दापा वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला पहला राजा जो था वो विजयपाल था, परंतु इस युद्ध में विजयपाल की हार हो जाती है। इस तरीके से ये तो हो गया शुरू की दो वीडियो हैं उनका एक क्विक रिवीजन। आप उसको ज़रूर, जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं, एक बार उनको डिटेल में ज़रूर देखें ताकि एक क्रम से आपको समझ में आए। फिर हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण राजा 42वां राजा जो कि सहजपाल है। सहजपाल का शासनकाल होता है 1547 से 1575 के यहाँ तक, 1547 से 1575 तक। अब इस स्टोरी को समझने के लिए हमें ये समझना भी ज़रूर है कि उस समय भारत के इतिहास में क्या चल रहा था। भारतीय इतिहास को हम देखें तो 1526 से मुग़ल शासन प्रारंभ हो जाता है और यानी कि 1547 से 75 के बीच में उस समय अकबर जो होता है मुग़ल शासक होता है। यदि हम कुमाऊँ के चंद शासन काल के बारे में देखें तो भीष्मचंद्र, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र, इस दौरान इनका शासनकाल कुमाऊँ में रहता है। तो अब अकबर जो है मुग़ल शासक है और चंद शासक इस दौरान रहे हैं भीष्मचंद्र, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र। परंतु उस समय जो है न सहजपाल अकबर के अधीन रहा और ना ही इनके बीच
कोई आक्रमण हुआ। कुछ तो सहजपाल में बात होगी ताकि ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी, इसीलिए इसको राजनीतिक चतुर भी कहा जाता है। बाकी चीज़ें हम सहजपाल के बारे में देखें तो सहजपाल ने के समय में अकबर ने यहाँ एक अन्वेषक दल भेजा था। अब वो अन्वेषक दल भेजा क्या था, उसका कारण क्या था? अकबर की रसोई में गंगा जल का इस्तेमाल होता था। गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए अकबर ने एक अन्वेषक दल गढ़वाल में भेजा था। सहजपाल के शासनकाल में अकबर के मनसबदार हुसैन खान ने शिवालिक की पहाड़ियों पर छापामार या लूटपाट की थी। सहजपाल, ये तो हमने देख लिया है कि उसको राजनीतिक चतुर क्यों कहा जाता है। सहजपाल को वीर गुणज सुखद प्रजाया बताया गया है, यानी कि वीर गुणों वाला था और उसके टाइम पर जो प्रजा थी वो बहुत सुखी थी। सहजपाल के बाद यदि हम देखें तो 43वें क्रम का राजा होता है बलभद्र शाह। इसके अन्य नाम हैं बलराम या बहादुर या राम शाह। अब बलभद्र शाह की उपाधि, कुछ इतिहासकारों के अनुसार बलभद्र शाह को शाह की उपाधि बहलोल लोदी ने दी थी, परंतु बहलोल लोदी का शासनकाल क्या है? 1451 से 1489 तक, और बलभद्र शाह का क्या है? 1575 से 1591 तक। ये वो इतिहासकार रहे होंगे जिन्होंने पवार वंश का शासनकाल माना है 688 ईस्वी पूर्व, 688 ईस्वी से। तो इस यदि हम 888, हमने कहा कि ज़्यादा प्रमाणिक तो 888 है, उस हिसाब से देखें तो ये तो संभव नहीं है। तो कहा जाता है कि बहलोल लोदी ने परमारों को शाह की उपाधि दी थी, जिसे तत्कालीन राजाओं ने ग्रहण नहीं किया। बाद में बलभद्र शाह इस उपाधि को धारण कर लेता है। तो बहलोल लोदी ने तो दी उस समय, परंतु उस समय जो शासक थे परमार, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया और बाद में उपाधि को धारण करता है कौन? बलभद्र शाह। वैसे तो नाम के आगे कल्याण शाह ने भी शाह लगाया था, परंतु यदि हम देखें कि उपाधि के रूप में किसने धारण किया तो वो शासक है बलभद्र शाह। ठीक है, तो बलभद्र शाह के बाद ही परमार शासकों के नाम के अंत में शाह नाम प्रयोग किया गया। बलभद्र शाह के समकालीन राजा देखें, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक है। इस तरीके से अकबर जो है सहजपाल का समकालीन तो था ही, और साथ ही साथ बलभद्र शाह का भी समकालीन रहा। रुद्रचंद्र जो सहजपाल के अंतिम समय में, उस समय जो समकालीन था वो बलभद्र शाह का भी समकालीन रहा है। उसके बाद बलभद्र शाह के शासनकाल को हम देखें तो ग्वालदम का युद्ध एक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको बधानगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। एटकिंसन के अनुसार इसका समय है 1581 और या 1591, तो ज़्यादा सही जो है वो 1591 है। इसकी ओर आप लोग जाएं। इसमें क्या हुआ कि रुद्रचंद्र व बलभद्र शाह प्लस सुकालदेव, इनके बीच में ये युद्ध हुआ। रुद्रचंद्र ने ही यहाँ पर बलभद्र शाह पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में रुद्रचंद्र का जो सेनापति होता है पुरुषपंत, वो इस युद्ध में मारा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रुद्रचंद्र का सेनापति पुरुषपंत कौन से युद्ध में मारा गया? कौन से युद्ध में? ग्वालदम के युद्ध में। या रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ? ग्वालदम का युद्ध। या ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ? इस तरीके से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। बाकी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे जब चंद शासक पढ़ेंगे, तो रुद्रचंद्र जब आएगा तो उसमें हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आगे की ओर को हम देखें, बलभद्र शाह के बारे में देखें तो ग्वालदम युद्ध के बाद बलभद्र शाह ने स्वयं को एक उपाधि दी। कौन सी? बहादुर शाह की उपाधि उसने स्वयं को दी। बलभद्र शाह अपने बल तथा युद्ध प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। कवि देवराज जो हैं उन्होंने बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन से की है। बहुत ही युद्ध प्रिय और बल के लिए बहुत ही बल लगा था, इसे बलभद्र और बल के लिए ही जाना जाता था, और इसकी तुलना भीमसेन से की गई है। किसके द्वारा? कवि देवराज के द्वारा। बलभद्र शाह ने श्रीनगर में चित्रशिला प्रसाद का निर्माण कराया था। क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया? बलभद्र शाह ने।
1581 में अकबर के खिलाफ कटेहर विद्रोह। अकबरनामा के अनुसार राम शाह यानी कि जो है बलभद्र शाह का ही नाम है, वह मुकुट सेन ने विद्रोहियों का साथ दिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अकबरनामा में किस पवार शासक का उल्लेख है, किसके बारे में है, बलभद्र शाह के बारे में। ढांगरी शिलालेख, ये जो है बलभद्र शाह से संबंधित है। बलभद्र के समय से मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई, यानी कि किस पवार शासक के समय से राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई, बलभद्र शाह के समय से। कहाँ भेजा, मुगल दरबार में। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य हो जाता है। बलभद्र शाह का उल्लेख अकबरनामा में भी मिलता है, ये भी मैंने पहले बता दिया है। बलभद्र शाह के बाद उसका पुत्र मानशाह गद्दी पर बैठता है। मानशाह के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो स्वयं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हो जाता है। और यदि हम शासकों को देखें तो अजय पहला तो संस्थापक है, ठीक हो गया। उसके बाद अजयपाल बहुत महत्वपूर्ण शासक, फिर बलभद्र शाह, और उसके बाद देखते हैं तो मानशाह। तो मानशाह के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।